हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में मॉडर्न हिस्ट्री का यह लास्ट पार्ट रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद फौज, बैबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह देखेंगे। उसके बाद कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। उसके बाद भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और लास्ट टॉपिक रहने वाला है विविध। चलिए इसे समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। अब से आप लोग को बता देती हूँ कि जो सार संग्रह आएगा एनसीईआरटी का या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का, वो स्टडी क्रैप चैनल पे ही आएगा, एजुकेशन ब्रांच पे अब नहीं आएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन ब्रांच ओनली ऑल बिहार के लिए रहने दें। इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो कि लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? यह गठन किया गया है कैबिनेट मिशन का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। गौर करिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का था अध्यक्षता के रूप में। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे उसे देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे, भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की परिकल्पना की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? क्या गए थे? नोआखली। वर्तमान में नोआखली कहाँ है? तो यह बांग्लादेश में है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखली गए थे। वर्तमान में कहाँ है? तो यह बांग्लादेश में है। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स दी गई थी। माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? एक बार गौर करते हैं। वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगी? यह कहा था महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया है कैबिनेट मिशन के द्वारा। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्हें फांसी दी गई थी। कानपुर षड्यंत्र के कारण ही इन्हें फांसी दी गई थी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन दस्तावेज के अनुसार सबसे पहले फांसी जो दी गई थी अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार का निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यह चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक के दरमियान 11 दिसंबर को। वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल दिया गया है। यहाँ से बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सदस्य जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के ये हेड थे जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास है। वही बात की जाए, यहाँ पे बात हो रही अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल की बात हो रही है। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले के क्या थे? हेड थे। गृह सूचना प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले के देखरेख कौन करते थे? वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के हेड थे। रक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई। शिक्षा विभाग के हेड थे सी राजगोपालाचारी। शिक्षा विभाग। कार्य खान तथा बंदरगाह के हेड थे सी एच भाभा। होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के हेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेल विभाग के हेड थे आसफ अली। श्रम विभाग जगजीवन राम। लियाकत अली खां वित्त विभाग। एक बार फिर से इसे रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा विभाग के हेड थे बलदेव सिंह। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग जॉन मथाई। शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी। कार्य खान एवं तथा बंदरगाह के हेड थे सी एच भाभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। रेल विभाग के हेड थे आसफ अली। श्रम विभाग के हेड थे जगजीवन राम। और वित्त विभाग के हेड थे लियाकत अली खां, जो बाद में चल करके पाकिस्तान के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा की गई क्लेमेंट एटली के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो क्लेमेंट एटली के द्वारा। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किस वायसराय को नियुक्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किस वायसराय को नियुक्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? 3 जून योजना को जाना जाता है माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। एक बार फिर से देखते हैं। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। इतनी सारी बातें कही गई थी माउंटबेटन योजना में। नेक्स्ट है भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ ने सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया? तो यह हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यह थे जे.वी. कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो यह मुस्लिम थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। जिसे नेहरू ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। उसका नाम क्या था? तो डिक्की बर्ड प्लान था। बाद में इसका नाम
यह योजना भारत के बालकनीकरण को आमंत्रित करेगी, यह ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए इसको हम जानते हैं बालकन प्लान के नाम से। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसके सापेक्ष? तो महात्मा गांधी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे उसे देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान: 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिए थे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? यह गाया गया एम.ए. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा। किसके द्वारा गाया गया है? तो एम.ए. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा। एक बार फिर से देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? यह गाया गया है एम.ए. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है पूर्ण रूप से। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जी.बी. मावलंकर को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी.बी. मावलंकर को। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक दिया गया है विविध, इसे देखने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जी.बी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत हैं। जी.बी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कल्पन ने। कालीकट से पयनूर के बीच सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरे सविनय आंदोलन की अवधि क्या थी? तो यह हो जाएगा दिसंबर 1931 से लेकर के अप्रैल 1934 तक। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक था। अध्यक्षीय संबोधन किसमें किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों लेखों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह था हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं और प्रस्ताव, इसे देखते हैं।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था और भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण हुआ था। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण कौन से अधिनियम के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। ये आप लोग शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आराम से इसको पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय आया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया 1784 के द्वारा की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के समय आया था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1 लाख रुपए शिक्षा पर बजट पारित किया गया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के समय बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल का पद 1833 के द्वारा ही लाया गया था। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा विवाह का मान्यता दिया गया। विधवा विवाह को मान्यता दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में आया था। लॉर्ड कैनिंग के समय परिषदों में भारतीयों का प्रवेश करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम के तहत परिषद में भारतीयों को प्रवेश का अधिकार दिया गया। 1891 का जो अधिनियम आया था लैंसडौन के समय 1891 में सम्मति आयु अधिनियम आया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया था। लैंसडौन के समय बाल विवाह के लिए लाया गया था। 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। कौन सा आया था? तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडौन के समय। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये भी लैंसडौन के समय आया था। निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम जानते हैं, लॉर्ड मिंटो के समय आया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड के समय आया था। प्रांतों में द्वैध शासन। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन के समय संविधान निर्माण योजना था। शारदा एक्ट 1930 शारदा एक्ट लाया गया था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में। विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण किया गया। लड़कों के लिए आयु कर दिया गया 18 वर्ष, लड़कियों के लिए आयु कर दिया गया था 14 वर्ष। शारदा अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय लाया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। अगस्त घोषणा 1940 या लिथुओ के समय प्रादेशिक स्वशासन। क्रिस मिशन 1942 लिथुओ के समय संविधान सभा की योजना। बेबल योजना 1945 लॉर्ड बेबल के समय सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण करना। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेबल के समय संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत विभाजन। अब यहाँ पे दिया गया प्रमुख नारे और संबंधित व्यक्ति। कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करो या मरो भारत छोड़ो के समय महात्मा गांधी। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा दिया था भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, वह पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। महात्मा को उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गुरुदेव किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। यह उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था बारदोली की महिलाओं ने। देश रत्न की उपाधि दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी महाराजा खेतड़ी के द्वारा। यहाँ पे स्वामी होना चाहिए था। विवेकानंद की उपाधि दी गई है महाराजा खेतड़ी के द्वारा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया अकबर द्वितीय के समय। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया गया अकबर के द्वारा। तानसेन को कंठाभरण वाणी की उपाधि दी गई है अकबर के द्वारा।
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि है कायदे आजम, किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो चर्चिल ने। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें को देखते हैं। पुस्तक और लेखक, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन किसका? तो सचिंद्र नाथ सन्याल की है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया टुडे किसकी है? तो रजनी पामदत्त की है। रजनी पामदत्त की इंडिया टुडे है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। टेंशन ना ले, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाने का प्रयास करूंगी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। एक बार फिर से देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास की पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी पुस्तक दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर का है। विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो सरोजनी नायडू की है। गीतांजलि गोरा क्रिसेट मून पोस्ट ऑफिस किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि गोरा क्रिसेट मून पोस्ट ऑफिस किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। नेशन वॉइस किसकी है? तो राधा कृष्णन की है। नेशंस वॉइस किसकी है? तो राधा कृष्णन की है। गैदरिंग स्टॉर्म किसकी है? तो लैपियर और कॉलिंस की है। गैदरिंग स्टॉर्म किसकी है? तो लैपियर और कॉलिंस की पुस्तक है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की पुस्तक है। एसेज ऑन गीता। नील दर्पण किसकी है? या नाटक की है। या दीनबंधु मित्र की है। द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स यह किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। हिट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन शिरोल। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त। इंडियन रेनसा इस किसकी है? तो C.F. एंड्रूज की है। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म ये किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू की पुस्तक है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। याद नहीं हुआ होगा, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से इसे करवाने का प्रयास करती हूँ, गौर करिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की पुस्तक है। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इंडिया दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर यह पुस्तक दुर्गादास की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन एलेक्जेंडर डफ की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इधर इसे भी देख लेते हैं। इसे तो 3 बार हमने देख लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है यह वी डी सावरकर की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। गीतांजलि गोरा क्रिसेट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेशंस वॉइस ये राधा कृष्णन की है। गैदरिंग स्टॉर्म किसकी? तो लैपियरे और कॉलिंस की है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की पुस्तक है। एसेज ऑन गीता। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर यह लाला हरदयाल का है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक है वेल्टाइन सेरॉल की। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त की है। इंडियन रेनेसा सी एफ एंड्रूज की है। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी ये किसका है? तो ई एस मॉन्टेग्यू का है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है युद्ध वर्ष और संधि, उसके बाद बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल दिए गए। सभी को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ है? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है यह 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ है। एला सापला की संधि के तहत यह समाप्त हुआ है। एला सापला की संधि कब हुआ है? यह हुआ है 1748 में। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है यह 1749 से लेकर के 54 के बीच में हुआ है। यह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ है। पांडिचेरी की संधि जो हुई है यह 1754 ईस्वी में हुई है। वही तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है 1758 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ है। पेरिस के संधि के तहत यह समाप्त हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यह सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये 7 साल तो दिखा नहीं रहा है। 1756 से लेकर 1763 तक यह युद्ध मेरे ख्याल से चला था। हाँ, 1756 से लेकर 63 तक चला था। यहाँ पे दिया गया 1758 से लेकर 63 के बीच। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1763 ईस्वी में। अब देखते हैं मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच। 1769 में हुआ था मद्रास की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? तो 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था। मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच और यह समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। वही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था 1799 में। कोई भी संधि इसमें नहीं हुई थी क्योंकि टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 82 के बीच और 1775 से लेकर के 82 के बीच हुआ था। और इसी में 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई थी। वही 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि हुई थी। गौर करिएगा, 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि, 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि और 1782 में क्या हुआ था? सालाबाई की संधि। नेक्स्ट है, ये सब हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर के 1805 के बीच। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ है? तो 1775 से लेकर के 82 के बीच। वही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 के बीच में हुआ है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और यह समाप्त हुआ है। इसमें भी संधि हुई है, गौर करिएगा। 1803 से लेकर 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो 1803 ईस्वी में देवगांव व सुरजी अंजनगांव की संधि हुई थी। देवगांव व सुरजी अंजनगांव की संधि कब हुई है? तो 1803 में। राजपुर घाट की संधि हुई है 1805 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि हुई है 1805 में। देवगांव व सुरजी अंजनगांव की संधि कब हुई है? तो 1803 में। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ है? तो 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी में हुआ है और यह समाप्त हुआ है सुंगौली की संधि के तहत। सुंगौली की संधि कब हुई है? तो 1816 ईस्वी में ही हुई है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह कब हुआ है? तो 1816 से लेकर के 1819 के बीच में हुआ है और यह समाप्त हुआ है पूना की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? तो 1824 से लेकर के 1826 के बीच में हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह यदबू की संधि के तहत समाप्त हुआ है। ये क्या हो गया, एक मिनट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 26 के बीच यह यंदबू की संधि के तहत समाप्त हुआ है। यंदबू की संधि, यदबू की संधि कब हुआ है? तो 1826 में। पूछा जा सकता है कि यदबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ है? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है। वही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो 1845 से 46 के बीच में हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि हुई है 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि और उसके बाद भैरवाल की संधि हुई है 1846 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? तो 1848 से लेकर के 1849 में हुआ है लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1839 से लेकर के 1842 के बीच में हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? 1878 लॉर्ड लिटन के समय। गौर करिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? तो 1839 से 42 के बीच में हुआ है और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1878 से लेकर के 80 के बीच। प्रथम हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड के समय और दूसरा किसके समय हुआ है? यह हुआ है लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन के समय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट है बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, यहाँ पे दिया गया है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन कौन रहे हैं? तो सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे। 1757 से लेकर के 60 तक यह गवर्नर के पद पर रहे थे। बाद में फिर से यह बनते हैं, 2 चरणों में यह कार्यकाल इनका रहता है, 1765 से लेकर के 1760 और 1757 से लेकर 1760 प्रथम चरण और द्वितीय चरण जो रहता है यह 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था तथा इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है हेनरी वेस्टॉर्ट। क्रमबद्ध पूछा जाता है, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्रमबद्ध सजाने के लिए तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेस्टॉर्ट बने थे। 1760 से 1764। इन्हीं के समय, वेस्टॉर्ट के समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। हैरी वेरेलास्ट 1767 से 69 द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन रहे थे? तो हैरी वेरेलास्ट रहे थे। नेक्स्ट है जॉन कार्टियर 1769 से 72 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जॉन कार्टियर के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1774 ये गवर्नर के पद पर रहे थे। बाद में इसका कार्यकाल 1774 से लेकर 85 तक जो कार्यकाल रहता है यह गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। 1772 से लेकर के बंगाल के गवर्नर के रूप में बंगाल का अंतिम गवर्नर हैं। बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर के पद के बाद क्या लाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद कौन सा पद लाया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद लाया जाता है। वही 1858 ईस्वी में 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद लाया जाता है वायसराय का पद। यहाँ स्टार्ट करते हैं, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1774 से 85 तक इनका कार्यकाल है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच वॉरेन हेस्टिंग के समय, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही। और प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था यह वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है यह 1786 से 1793 और 1805 1786 से लेकर के
1786 से 1793 और 1805 में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 1790 से 92 के बीच में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। सर जॉन सॉर का कार्यकाल है 1793 से 1798। चार्टर अधिनियम 1773 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 सहायक संधि की नीति 1798 आरंभ किया। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया। 1799 में प्रेस पर सेंसर लॉर्ड वेलेजली ने लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कब लाया था? 1798 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। सर जॉर्ज बार्लो ने रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय, इसका जो कार्यकाल है 1807 से 1813। अमृतसर की संधि इसी के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो और राजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 कार्यकाल। आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही 1820 में। और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर के 1828 कार्यकाल है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही, क्योंकि बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था 1824 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1823 तक पद पर रहा था। सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर पहला कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। 1833 में यह पद लाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग कौन बना था? आप बताइएगा। लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मेटकॉफ 1835 से 1836। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने ही किया था। प्रथम अफगान युद्ध की जो समाप्ति हुई थी एलनबरो के समय ही हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर संधि हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। लॉर्ड डलहौजी 1848 लेकर 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था जो कि शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। 1854 में लाया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 के विद्रोह में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर कहाँ है? बिहार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बांकीपुर में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत के वायसराय, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक रहता है। भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया था। भारत में पहली बार आयकर किसने लगाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही। 1862-63 में हुआ था। 1862-63 का जो कार्यकाल लॉर्ड एल्गिन प्रथम का है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय ही बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। बहावियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने। जो नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक कार्यकाल है। प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था जॉन लॉरेंस के समय ही। प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके समय? लॉरेंस के समय किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो 1869 से 72। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। भारत में प्रथम जनगणना कराया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो के समय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग का गठन किया गया। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की गई। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में ही। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे इसे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर के 1876 तक कार्यकाल। कुका विद्रोह का दमन किसने किया था? नॉर्थब्रुक नहीं किया था। कुका विद्रोह का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था। नेक्स्ट लॉर्ड लिटन
लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है यह 1876 से 80 है। द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द कर दिया। हंटर आयोग का गठन हुआ। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के समय में ही। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है 84 से 88 है। 1884 से 88 तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1885 में बर्मा का भारत में विलय किया गया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में ही किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 डुरंड आयोग का गठन किया गया था लैंसडाउन के ही समय। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल 1894 से 1898 है। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया एल्गिन द्वितीय के समय। लॉयल आयोग का गठन के समय किया गया तो एल्गिन द्वितीय के समय किया गया है। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक यह पद पर रहते हैं। तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया कर्जन के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक कार्यकाल है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ। द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 कार्यकाल है। बंगाल विभाजन रद्द। तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है यह 1916 से 1921 है। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। इसी के समय भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया गया तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत चेम्सफोर्ड के समय में ही किया गया। उसके बाद पद आता है लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 1926 का कार्यकाल है। इनका पद नहीं कार्यकाल है लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 26। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। 9 अगस्त 1925 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। स्वराज की पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 1926 से लेकर के 1931 है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के समय। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन 1831 से 1836 द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई लॉर्ड वेलिंगटन के समय। उसके बाद पद आता है कार्यकाल आता है लॉर्ड लिथगो का 1936 1944 तक रहता है। पृथक पाकिस्तान की स्थापना, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ था? पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथगो के समय। लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल है 1944 से 47 वेवल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर जून 1948 तक अंतिम ब्रिटिश बादशाह तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी 1948-1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ऐसा हमने बता भी दिया था। चलिए हमने समाप्त कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री को। इसके बाद ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को हमने एक वीडियो बनाया भी था। ज्योग्राफी का एक हमने वीडियो बनाया था जो कि हमने अपलोड कर दिया था एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। एजुकेशन ब्रांच जो हमारा चैनल है उसमें ही अपलोड कर दिया था। अगर वहाँ से जाकर देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 वहीं से देख सकते हैं। बाकी आगे मैं सारा NCERT जो है इसी पे मैं करवाऊँगी। चलिए आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।